क्या उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत में मिल गया उनका सच्चा दोस्त? क्या यूपी बिहार के लोगों के अन्ना यानी भाई बन गए हैं अन्ना मलाई? क्या उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव की राजनीति करने वालों के दिन खत्म होने वाले हैं? दोस्तों, भारत की आजादी के बाद से ही देश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच फर्क डालने वाली राजनीति शुरू हो गई थी और भाषा इसका सबसे बड़ा आधार थी। लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार आई है, तब से भाषा को लेकर यही नीति रही है कि हिंदी और दूसरी भाषाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि बहनें बनकर रहें, क्योंकि इन सब का मूल तो सनातन धर्म और संस्कृत भाषा ही है। इसलिए आज भाषा की इस रुकावट को दूर करने के लिए विकल्प के रूप में सनातन धर्म और संस्कृत भाषा सामने आ गए हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और संस्कृति की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी बड़े क्षेत्र की मूल भाषा है। बीजेपी ने भारत के इस मूल को ही अपना आदर्श बनाकर अखंड भारत का सपना देखा है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई उसी आदर्श पर चलकर उत्तर और दक्षिण भारत की खाई को पाटने में लगे हैं। आपको आगे बताएंगे कि कैसे अन्नामलाई दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के सच्चे दोस्त बनकर उभरे हैं। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टी डीएमके के नेता दयानिधि मारन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के युवा अंग्रेजी पढ़कर आईटी सेक्टर में ऊंची जगहों पर हैं, जबकि यूपी बिहार के हिंदी में पढ़ने वाले लोग तमिलनाडु में झाड़ू लगाने और टॉयलेट साफ करने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो पर हिंदी भाषी राज्यों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी ने इंडिया अलायंस में डीएमके की सहयोगी पार्टियों से इस पर सफाई मांगी है। सहयोगी पार्टियों ने डीएमके को सलाह दी है कि ऐसे बयानों से बचें। इसके बाद डीएमके की सफाई आई कि दयानिधि मारन के पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस सफाई को डीएमके का ढोंग बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता आज से नहीं बल्कि पहले से ही यूपी बिहार से संबंध रखने वाले लोगों को अपमानित करते रहे हैं और उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। यही नहीं, अन्नामलाई ने तमिलनाडु के मंत्री टीआरबी राजा के बिहार के लोगों को कथित तौर पर अपमानित करने वाली 2020 की पोस्ट के स्क्रीनशॉट को भी साझा किया है। अन्नामलाई ने संसद में सेंथिल कुमार के हाल के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हिंदी बेल्ट के राज्यों को गौमूत्र स्टेट बताया था। इन मिसालों को देने के बाद अन्नामलाई ने पूछा कि द्रमुक में क्या बदलाव आया है। दोस्तों, साउथ इंडिया की द्रविड़ पार्टियां और अन्य क्षेत्रीय दल ही नहीं, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी साउथ नॉर्थ में अलगाव दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही हैं। राहुल गांधी ने करीब 3 साल पहले तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा के दौरान कहा था कि 15 साल पहले मैं उत्तर भारत से एक सांसद था। मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत थी। मेरे लिए केरल आना बहुत रिफ्रेशिंग था, क्योंकि मुझे अचानक पता चला कि यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी भी रखते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान से यही अर्थ निकलता है कि उत्तर भारतीय नासमझ हैं। इस बयान का भारी विरोध होने के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई भी दी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे बांटो और राज करो की कांग्रेस की नीति बताया। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव मैदान में उतरे थे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आंतरिक सर्वे में अमेठी से हार के खतरे के बाद राहुल ने यह कदम उठाया था। नतीजों में यह बात सही भी साबित हुई जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने हार से 1 साल बाद केरल की एक जनसभा में यह बयान दिया था। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की राजनीति की शुरुआत पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही हो गई थी। इन दोनों क्षेत्रों के बीच सबसे पहले भाषा के आधार पर फर्क डाला गया। जब कांग्रेस के कई नेताओं ने नेहरू को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की सलाह दी, तो उसके खिलाफ दक्षिण भारत में आंदोलन चलाया गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस आंदोलन से प्रभावित दिखे और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बताया जाता है कि उनके कांग्रेसी सहयोगी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू को सलाह दी कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते तो कम से कम भारत की हर आधिकारिक भाषाओं की लिपि देवनागरी ही कर दी जाए। कहा जाता है कि इस सुझाव से नेहरू नाराज हो गए और उन्होंने पूछा कि क्यों ना सभी भाषाओं की लिपि रोमन कर दी जाए। दोस्तों, भारत की आजादी के तुरंत बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना कहां तक उचित था?
इस बारे में नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत के विचार उस वक्त प्रासंगिक थे या नहीं, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद भारत का परिदृश्य बदला हुआ है। आज भाषा या अन्य आधारों पर उत्तर दक्षिण का भेद मिट रहा है। दक्षिण की फिल्में उत्तर भारत में हिट हो रही हैं और अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर जैसे साउथ के हीरो का उत्तर भारतीय युवाओं में काफी क्रेज है। वहीं साउथ इंडिया में बॉलीवुड फिल्मों का क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है। यही नहीं, हवाई और रेल यातायात ने दोनों क्षेत्रों की दूरी को काफी कम कर दिया है। आईटी जैसे बिजनेस सेंटर ने भी इस दूरी को काफी घटाया है। उत्तर भारत के मजदूर वर्ग ने भी इस दूरी को काफी कम किया है, खासकर बिहार के मजदूर वर्ग ने। वो बिहार जहां 1980 के दशक के बाद और फिर लालू राबड़ी राज के दौरान आर्थिक रूप से भारी बदहाली आई और उसका असर ये हुआ कि बिहार के लोग बड़ी तेजी से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए माइग्रेट हुए। दक्षिण भारत के राज्यों में भी ये लोग बड़ी संख्या में आए और वहां की अर्थव्यवस्था और विकास का अंग बन गए। इन सब चीजों ने उत्तर और दक्षिण भारत की खाई को काफी कम कर दिया। हालांकि द्रविड़ पार्टियों की राजनीति और भाषा आज भी इस खाई को पूरी तरह से पाटने में बड़ा रोड़ा है, लेकिन इसकी काट बीजेपी ने खोज ली है और वो है सनातन धर्म और संस्कृति। क्योंकि दक्षिण भारत सनातन धर्म और संस्कृति का आज भी बेहद मजबूत गढ़ है। बाहरी आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण भारत में बाह्य हमलों का प्रभाव नहीं के बराबर रहा है। बीजेपी ने सनातन धर्म को ही उत्तर और दक्षिण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रमुख धागा बनाया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई इसमें सूत्रधार की बड़ी भूमिका अच्छी तरह निभा रहे हैं। बिहार के यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप की तमिलनाडु में गिरफ्तारी का भी उन्होंने विरोध किया था। मनीष कश्यप का परिवार जब उनकी रिहाई की कोशिशों के लिए तमिलनाडु पहुंचा था तो अन्नामलाई का साथ उनको मिला था। दोस्तों, अन्नामलाई राजनीति में आने से पहले कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर थे। उन्होंने आईआईएम लखनऊ में पढ़ाई के दौरान हिंदी भाषी क्षेत्रों को अच्छी तरह जाना है। वो जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत की आत्मा एक है। खान पान और भाषा का जो अंतर है वो भी इस युग में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सनातन का जैसे जैसे प्रभुत्व बढ़ेगा ये अंतर भी खत्म होता जाएगा। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली राजनीति पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।